नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। इस समय सेंटर और तमिलनाडु के बीच एक अच्छा खासा बहस छिड़ा हुआ है और हाल में ही तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर श्री M.K. स्टालिन ने यह फैसला लिया है कि हमें चाहिए ज़्यादा पावर, हमें चाहिए ज़्यादा ऑटोनॉमी, स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने गठन किया है एक हाई पावर कमेटी का, जो कि सजेस्ट करेगी किस तरीके के रिकमेंडेशंस हों और कैसे अमेंडमेंट लाए जाएँ जिससे स्टेट को ज़्यादा पावर मिले अंडर इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये फेडरल इन नेचर है। राज्यों को और केंद्र को पावर मिलता है अपने अपने रजीम में कि वो रूल कर सकें और अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से रूल्स, रेगुलेशंस, लॉस बना सकें। लेकिन जो हमारा संविधान है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स सेंटर। जबकि अगर यूएस के फेडरेशन की बात करें तो यहाँ पर स्टेट्स ज़्यादा पावर एंजॉय करते हैं, दे एंजॉय मोर ऑटोनॉमी विद सेंटर। तो ऐसा ही कुछ चाहते हैं M.K. स्टालिन। खासकर तब से बात और ज़्यादा बढ़ गई है जब से हिंदी इम्पोजिशन का जो डर दिखाया जा रहा है तमिलनाडु में, उसके बाद से डर और ज़्यादा बढ़ गया है। 20 में प्रधानमंत्री मोदी आए थे बम्बन ब्रिज का उद्घाटन करने, तब M.K. स्टालिन उनके साथ शामिल नहीं हुए। उन्होंने इस प्रोग्राम को स्किप किया और इवन PM मोदी ने उन्हें टॉन्ट भी किया कि आप तमिल की बात करते हैं, तमिल लैंग्वेज की बात करते हैं, लेकिन आप खुद अपनी सिग्नेचर इंग्लिश में करते हैं। यदि आप इतने प्राउड तमिलियन फील करते हैं तो आप अपने सिग्नेचर तो एटलीस्ट तमिल में किया करें। तो ये बहस अब और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उन्होंने गठन किया है एक हाई पावर कमेटी का। 3 मेंबर कमेटी है जिसके चेयरमैन है रिटायर्ड जज कुरियन जोसेफ, एक IAS ऑफिसर और एक वाइस चेयरमैन ऑफ तमिलनाडु प्लानिंग कमीशन। तो ये 3 मेंबर कमेटी है, ये सजेशन देगी कि कैसे रिकमेंडेशन होंगे, कैसे रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए बिटवीन पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स। दरअसल जो कोर एरिया हैं जहाँ पर रिफॉर्म की बात कर रहा है तमिलनाडु सरकार की, जो सोच है, जो तमिलनाडु सरकार चाहती है, वो ये है कि एजुकेशन ऑफ फॉरेस्ट ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। 42nd अमेंडमेंट में ये कंकरेंट लिस्ट में डाले गए थे। 7 शेड्यूल में आप सभी जानते हैं सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट के 3 सूची है। इसके हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। सेंटर में लिस्ट में सेंटर केवल कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाता है और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर होती है कि वो लॉस रेगुलेशंस बनाएं। लेकिन सेंटर के लॉ प्रिवेल होता है अगर सेंटर और स्टेट के लॉ में किसी प्रकार कोई डिस्प्यूट होता है तो इन चीज़ों को ही बचने के लिए, चीज़ों को रिमूव करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। दरअसल बात ये है कि तमिलनाडु सरकार को लगता है कि नीट, जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है जिसके थ्रू मेडिकल एग्ज़ाम होता है, वो गलत तरीके से चलाया जा रहा है। उसका स्ट्रक्चर गलत है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड और रूरल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे पीछे हट जाते हैं, उनको उतना मौका मिलता नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको लेकर भी एक डर दिखाया जा रहा है तमिलनाडु में कि ये एक प्लान है सेंटर का कि यहाँ पर हिंदी इम्पोज की जाए, तमिल लैंग्वेज के बजाय हिंदी इम्पोज करने की बात कही जा रही है। जबकि ऐसा कहीं नहीं कहा गया अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी कि आपको हिंदी ही यूज़ करना है। 3 लैंग्वेज फार्मूला में आप कुछ भी इंग्लिश तमिल कन्नड़, इंग्लिश तमिल तेलुगु, इंग्लिश तमिल मलयालम ले सकते हैं। हिंदी की कोई अनिवार्यता इसमें है नहीं, लेकिन ये बात उन्हें समझ में आ नहीं रही है। जो एरिया उन्होंने सुझाए हैं कि जहाँ पर रिकमेंडेशन होनी चाहिए वो ये है कि किस प्रकार से फाइनेंशियल फेडरलिज्म होगा, किस प्रकार से फाइनेंशियल डेवल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट को मिले ताकि फाइनेंशियल बार उनके पास हो और उन्हें बार बार सेंटर की तरफ ना देखना पड़े फंड्स को लेकर। अक्सर सेंटर एलोकेट फंड करता है टू स्टेट्स, जिसके थ्रू बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे स्कीम्स, प्रोग्राम्स चलते हैं स्टेट्स में। तो ये चाहता है तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु की करंट गवर्नमेंट का ये सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल डेवल्यूशन मिला स्टेट को ताकि वो स्ट्रेंथन फील करें। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि गवर्नर बहुत समय तक स्टेट के पास के बिल्कुल रोक नहीं सकते, उन्हें कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। इवन उन्होंने प्रेसिडेंट को लेकर भी एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया था कि प्रेसिडेंट भी लंबे समय तक किसी बिल को लेकर बैठ नहीं सकते, उनको भी कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। तो इस प्रकार से अपर एज मिला तमिलनाडु को, तमिलनाडु की करंट पॉलिटिकल लीडरशिप को कि हम इसके बेसिस पर आगे बढ़ सकते हैं, हम इसके बेसिस पर एक स्टेप और आगे जाकर एक कमेटी बना सकते हैं जो कि हमें सुझाएगी कि कहाँ कहाँ बदलाव की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ सुधार करना चाहिए। यानी कि एक और रो ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड तमिलनाडु।
जब जब दो अपोजिशन पार्टी आती हैं पावर में सेंटर और स्टेट में तो ये होना लाजमी है, लेकिन इस हद तक चला जाएगा ऐसा सोचा नहीं गया था। तमिलनाडु में इलेक्शन नज़दीक है, नेक्स्ट ईयर यहाँ इलेक्शन है, तो यहाँ के पॉलिटिकल डायनामिक्स हर दिन चेंज होते जा रहे हैं। लोग अपने पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रहे हैं, अपने हिसाब से खुद को पोस्चर कर रहे हैं। उनको अपर रश मिले वो चाहता है, जो अभी पावर में है वो चाहता है कि अभी भी पावर में बना रहे, बिल्कुल सत्तासीन रहे, वो वहाँ से हटे नहीं। जो पावर से बाहर हैं उन्हें पावर चाहिए, एनी हाउ उन्हें पावर ग्रैब करना है। बेसिकली ये झगड़ा सिर्फ पावर्स को, फाइनेंशियल डेवलूशन को, फाइनेंशियल पावर को, मोर पावर टू स्टेट्स को लेकर नहीं है, झगड़ा है लैंग्वेज का। द्रविडियन स्टेट्स कभी से हिंदी की डोमिनेंस को स्वीकार नहीं करते, ये बात सही है, लेकिन इसके बेसिस पर और ज़्यादा डेवलूशन मांगना, और ज़्यादा फाइनेंशियल पावर्स, और ज़्यादा पॉलिटिकल पावर्स की मांग करना ये अजीब लगता है। क्योंकि अब अगर तमिलनाडु ने मांग की है तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर अपोजिशन पार्टीज़ की सरकारें हैं, तो उनको इसकी प्रेरणा मिल सकती है कि अगर तमिलनाडु इस बारे में सोच रहा है तो क्यों ना हम इस बारे में सोचें। जैसे कि केरल, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर अपोजिशन की सरकारें हैं, तो ये मांग सकते हैं कि हमें मिलना चाहिए मोर ऑटोनॉमी, जबकि ऐसा होना बहुत आसान नहीं है। इसके लिए संशोधन लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लगेगा, तब जाकर कोई बदलाव आएगा। ये कमेटी सिर्फ आपको सुझाव दे सकती है, और सुझाव लेकर आप क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई कोशिश नहीं की गई फॉर मोर पावर टू स्टेट्स। इसके पहले राजमन्ना कमेटी का गठन किया गया था इन 1969, वो भी बाय एम करुणानिधि द्वारा, जो कि पूर्व में सीएम रहे थे तमिलनाडु के। इसके अलावा आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन भी एक प्रयास था इन पंजाब कि मोर पावर मिले टू स्टेट्स। पूर्व में मांग की गई थी कि IAS, IPS जैसे सर्विसेज को एबॉलिश करना चाहिए, ज़्यादा फाइनेंशियल पावर्स, ज़्यादा पॉलिटिकल पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स स्टेट को मिलने चाहिए। हालांकि इंडिया US नहीं बन सकता, US के रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, इंडिया के रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, दोनों के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सेटअप अलग अलग हैं, दोनों की ज़रूरतें अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के संविधान भी अलग अलग बनाए गए हैं। सोच समझकर इंडिया का संविधान बनाया गया, यहाँ के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को ध्यान रखते हुए कि एक मजबूत सेंटर होगा जो कि अलग अलग राज्यों को एक सूत्र में होकर रखेगा ज़रूरत पड़ने पर, ताकि ये डिसइंटीग्रेट ना हो, हमेशा एकजुट रहें। लेकिन ऐसी अगर एंटी इंडिया टेंडेंसीज आती हैं जहाँ पर स्टेट्स ये मांग करें कि हमें ज़्यादा पावर चाहिए, या वो मांग ये करने लगें कि हमें सेसीड होना है, तो ये दुखदाई है। अब ये मांग और ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे हो सकता है कि पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़े, जिससे एक प्रकार से बहस छिड़ सकती है अक्रॉस इंडिया कि हाँ, हमें पुश करना चाहिए फॉर मोर ऑटोनॉमी टू स्टेट्स, जहाँ पर प्रेशर आएगा टू द गवर्नमेंट, फिर एक लंबी बहस छिड़ेगी। हो सकता है संविधान में संशोधन के लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आगे आएँ, कोई बिल आए, प्राइवेट में बिल हो सकता है फ्रॉम द साइड ऑफ अपोजिशन कि इस पर चर्चा हो, लेकिन अगर चर्चा होती है तो इसके रेपरकशंस होंगे। हालांकि अभी देखकर ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत कॉन्क्रीट इसका रिजल्ट निकलेगा, फिर भी एक बहस छेड़ दी गई है और तमिलनाडु ने इसकी शुरुआत कर दी है। क्या पता कल को केरल, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश एंड अदर अपोजिशन रूलिंग स्टेट्स इसकी मांग करें, जहां पर हमें देखने को मिले कि वो मांग कर रहे हैं मोर ऑटोनॉमी, मोर फाइनेंशियल पावर्स एंड मोर इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्टेट क्लचेस। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। लेकिन ये एक सेंसिटिव मैटर है। इस संबंध में अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आती है जो कि वाइटल है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए, ज्वाइन कीजिए और इस नॉलेज को प्रोपोगेट कीजिए, इस वीडियो को प्रोपोगेट कीजिए, ताकि लोग जान सकें इसकी सिग्निफिकेंस, इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।